हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे हम। जैसे बॉडी ऑफ मास दिया है 0.3 दिया है। इसका पहले हम यहाँ पर बच्चों डायग्राम बना लेते हैं। इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि इस इंक्लाइंड प्लेन पे अगर ऐसे जा रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और इधर क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा एंगल पर है इंक्लाइंड, ये थीटा एंगल पर है तो इधर जो हमारा हो जाएगा, लिखा जाएगा mg cos थीटा। पहले सब कंपोनेंट बना लेते हैं इसमें बच्चों। अब इसके नॉर्मल हम देखेंगे तो नॉर्मल जो हमारा होगा उसको हम लिखेंगे आर से। नॉर्मल रिएक्शन आर हम लिख देते हैं। और नीचे जो हमारा कार्य करेगा, नीचे हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा mg cos थीटा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा mg हो जाएगा। और क्या क्या दिया बच्चों, इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ, यानी इसकी पूरी लेंथ जो है वो दिया है। उसकी लेंथ l इक्वल टू यहाँ पर 10 मीटर यहाँ पर दिया है, इसकी लेंथ दिया है। और हाइट दिया है 5 मीटर दिया है। इस तरह दिया है बच्चों। अब हाइट और लेंथ दिया है तो अगर हमको थीटा निकालना हो बच्चों तो थीटा में हम क्या निकाल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, लिख सकते हैं 5/10। इस तरह लिख सकते हैं। इसको अगर हम काट देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी 1/2। 1/2 को हम लिख सकते हैं साइन, लिख सकते हैं कितना, साइन लिख सकते हैं 30 डिग्री। इतना हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद जो है, अब हमको यहाँ से थीटा हमको पता हो गया तो थीटा जो हमारा पता हुआ, थीटा को हम लिख सकते हैं 30 डिग्री। अगर इसको हम रेडियन में बदल लेंगे तो हो जाएगा π/6। क्या लिखेंगे इसको हम, π/6। अब हमारा एंगल पता हो गया यहाँ से। अब वर्क डन, अगर फ्रिक्शन की बात करेंगे, इसका वर्क डन निकाल लें हम तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन ओवर द राउंड ट्रिप इतना दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन इक्वल टू, लिखा जाएगा फ्रिक्शन का, तो फ्रिक्शन का वर्क डन लिखा जाएगा F इंटू एल, यानी ये फोर्स और लेंथ दिया है। अब यहाँ पर अगर इस वेक्टर को हटाएंगे तो लिखा जाएगा बच्चों F/L cos अल्फा लिखा जाएगा। यानी ये फोर्स और यल के अल्फा के बराबर है। यहाँ पर अल्फा कितना है उसको समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर अल्फा जो रहेगा, लेंथ और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है तो अल्फा को हम लिख सकते हैं, अल्फा जो हमारा रहेगा 180 डिग्री रहेगा। इसको समझ लेंगे बच्चों। कैसे समझेंगे कि लेंथ यानी फोर्स एंड लेंथ का जो डायरेक्शन है, एंगल है, वो एंगल कितने का है, वो एंगल है 180 का दिया है। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब अगर इसमें मान बैठा देते हैं तो ये हो जाएगा इक्वल टू, लिखा जाएगा F/L cos 180 लिखेंगे तो ये हो जाएगा -F/L। इतना हो जाएगा -F/L प्राप्त हो जाएगा। अब इस F/L को हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो F/L को हमारा इतना हो गया। तो F/L को हम क्या लिख सकते हैं, यानी वर्क डन जो हमारा आएगा पूरा, तो अब फोर्स देखिए क्या क्या काम कर रहा है। एक हमारा ये फोर्स है mg, ये हमारा फोर्स क्या था बच्चों, mg था। तो यहाँ पर हम लिखे थे वर्क डन जो हमारा निकलेगा 2 लिखा जाएगा 2
2FL, तो 2 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह वर्क डन जो लिखेंगे कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2FL। क्लियर हो गई बात बच्चों। अब FL में हम जब निकाल लिए हैं तो इसके हम बराबर क्या लिख सकते हैं, F का मान हम लोग कितना लिखते थे, म्यू इंटू mg लिखते थे, तो उसी को यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब एंगल में इंक्लाइंड प्लेन है तो इंक्लाइंड प्लेन में हम लिख सकते हैं इसको 2, अब 2 म्यू लिखेंगे, 2 म्यू माइनस लिखेंगे 2 म्यू आर एल, इस तरह लिखा जाएगा। अब इसको हम 2 से 2 यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारा, तो इसको हम 2 म्यू आर एल लिख दिए हैं। अब इस म्यू को अगर आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आर किसके बराबर बच्चों, ये आर हमारा mg के है, यहाँ लिख देते हैं आर इक्वल टू कितना है, आर इक्वल टू है mg cos थीटा। यानी रिएक्टेंट फोर्स जो है नॉर्मल का वो mg के बराबर है, तो इसको लिखा जा सकता है -2 म्यू mg cos थीटा इंटू एल, इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हमको मान है उसको सबको मान हम बैठा देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटू म्यू का मान कितना दिया बच्चों, 0.15 है, तो इसको लिखेंगे 0.15। एम का मान हमारा कितना 0.3 है, तो लिखेंगे 0.3 इंटू कॉस थीटा π/6 रखेंगे, तो हो जाएगा cos π/6। और लेंथ हमारा कितना है 10 मीटर, तो यहाँ पर हम 10 मीटर लिख देंगे। अब इसको हल करेंगे सब, तो जब पूरा हल करेंगे तो वर्क डन जो हमारा आएगा पूरा हल करने पर ही आएगा माइनस आएगा 7.6 जूल। ये हमारा वर्क डन प्राप्त हो गया। यानी फ्रिक्शन के विरुद्ध जो राउंड ट्रिप म्यू का मान निकालेंगे तो वर्क डन हमारा आ जाएगा -7.6 जूल प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें हम बात करेंगे कि वर्क डन जो हमारा ये निकला है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल और अंतिम की बात करेंगे। तो अब इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे। कैसे घटा देंगे, इसमें से इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। तो अब दूसरे ट्रिप में काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ द ट्रिप, तो हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर बच्चों लिखेंगे एट टॉप पोजीशन पर, और माइनस लिखेंगे वर्क डन जो हमारा निकला है, इसको हम घटा देंगे, क्योंकि वर्क डन ये जो हमारा है फ्रिक्शन आया है, तो फ्रिक्शन का जस्ट उल्टा होगा। तो अब इसमें हम पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी हमारा सूत्र वही लिखेंगे mgh माइनस इसमें लिखेंगे, इसका मान कितना है माइनस है, तो माइनस हम कितना लिख देंगे, इसको हल करने से कितना आया था, वर्क अब mgh में मान बैठाते हैं, तो m का मान हो गया 0.3 गुणे ही हो जाएगा, g का मान हम 10 रखते हैं, h का मान हम 5 रखते हैं, माइनस वर्क डन में हम लिखेंगे 3.8। 3.8 कैसे रखेंगे उसको समझिए। यहाँ पर क्या क्या दिया है, 10 मीटर 5 मीटर, तो वर्क डन जो हमारा आएगा, कुल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो पूरा हमारा ये आया था फ्रिक्शन के विरुद्ध 7.6 जूल आया था, 7.6 है। और यहाँ पर वर्क डन हम लिखेंगे, वर्क डन हमारा हो जाएगा -3
0.8 इस तरह लिखेंगे। और ये m कितना था 0.3 था। अब अगर इसको हम गुणा करते हैं तो जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू आएगा 3 गुणे 5 माइनस 3.8। अब इसको गुणा करेंगे तो आएगा 15 माइनस 3.8। अब इसको हम घटा लेंगे तो आ जाएगा ये हमारा लमसम 3.8। अगर 15 से हम घटा देते हैं 3.8 तो ये हमारा हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 4 तो 1 आया तो 11.2 लगभग जूल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा जो है काइनेटिक एनर्जी भी निकल आएगा। तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी हमको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एंड टॉप पर निकालेंगे और वर्क डन से घटा देंगे। वर्क डन से क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो वर्क डन से हमने यहाँ पर घटा दिया। तो इसको हल करेंगे बच्चों, तो इसका वर्क डन जो हमारा आया था, वर्क डन हमारा आया था, इसको अगर एफ.एल. cos थीटा में हम रख देते हैं तो वर्क डन हमारा आएगा, इसको कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, तो लमसम 3.8 जूल के बराबर आएगा। तो इस तरह हम सवाल को लगा लेंगे इसमें। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। आगे देखते हैं इसमें। कैलकुलेट द फोर्स Fy एसोसिएट दिया है बच्चों। इसमें जो कैलकुलेशन हमको करना है, इसमें जो है Fy का निकालना, हमको क्या निकालना है, Fy का निकालना है। तो Fy का जब हम निकालेंगे तो Fy का जब हम लिखेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि F इक्वल टू, पहला वाला अगर हम लगाएं तो F इक्वल टू लिखा जा सकता है, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, माइनस du अपान लिखा जाता है dy लिखेंगे। यहाँ पर y क्या है तो du अपान dy लिखेंगे। अब इस dy को हम अगर टाइम के सापेक्ष कर देते हैं तो y को हम इस तरह मान लेंगे। तो यहाँ पर t दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो f हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा d अपान y लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी। तो माइनस ओमेगा टी, अगर टाइम के सापेक्ष हम यहाँ पर करेंगे तो t से t कट जाएगा तो माइनस ओमेगा प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट में क्या होगा, माइनस शब्द यहाँ से हम हटा देंगे। माइनस शब्द क्या करेंगे, हटा देंगे। ओमेगा में माइनस का कोई मतलब नहीं है तो इसको हम ओमेगा ही लिख सकते हैं। अब इसकी हम बात करेंगे तो अब बी वाले में जब हम लगाएंगे तो u इक्वल टू लिखेंगे ए वाई क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है बच्चों, ये गलत प्रिंट हो गया है, वाई क्यूब और बी वाई स्क्वायर है। तो ए वाई क्यूब माइनस बी वाई स्क्वायर है। तो जो बी वाई स्क्वायर है, इसको अगर हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स बराबर उसी तरह माइनस डी यू अपान डी वाई जब लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे माइनस, तो हो जाएगा डी वाई। तो एक बार लिखा जाएगा ए वाई का क्यूब और कोष्टक इस तरह लगा देते हैं और ये हो जाएगा माइनस लिखा जाएगा डी अपान डी वाई, ये हो जाएगा बी वाई का स्क्वायर। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, एक हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 3y स्क्वायर आ जाएगा और कोष्टक में लिखेंगे बाहर माइनस है और ये हो जाएगा माइनस लिखा जाएगा 2y, इतना प्राप्त हो जाएगा। अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर और प्लस 2y प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर b था तो यहाँ पर हम b को भी रखेंगे, b हमारा कांस्टेंट था तो b को भी हम रखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो समझाना चाह रहे हैं कि अगर कहीं पर लिखा रहे इस तरह पोटेंशियल एनर्जी में तो उसको हम फोर्स में कैसे लाएंगे, उसकी हम बात यहाँ पर सीख रहे हैं। अब तीसरे की हम बात करेंगे सी नंबर का। तो यहाँ पर u0 है, यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर u0 दिया है।
तब इसको हम लिखेंगे F इक्वल टू लिखा जाएगा, फिर उसी तरह du अपान dy, इसको लिखा जाएगा d अपान dy, u के स्थान पर बैठाएंगे u नॉट इंटू साइन बीटा y, ऐसे लिखा जाएगा। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट कास हो जाएगा, इसको हम कास लिखेंगे और बीटा भी हमारा एक बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर हम एक बीटा निकाल लेते हैं, इनटू हो जाएगा हमारा बी वाई ऐसे। तो अब इसमें साइन का लिखेंगे तो साइन हो जाएगा माइनस यू नॉट बीटा लिखा जाएगा कास बीटा वाई, ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो इस तरह अगर हम कहीं पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है तो उसको हम फोर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। अब जैसे जो ये एसोसिएट करेगा, अगर x के सापेक्ष कह रहा है तो x के निकालेंगे, y के कह रहा है तब y के निकालेंगे। इस तरह अलग अलग हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक में इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। इक्विलिब्रियम में क्या कहता है बच्चों कि एक बॉडी है जो इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, इफ नेट फोर्स यानी नेट फोर्स बॉडी का जीरो हो, तो यानी हम कहने का मतलब है कि एफ का जो नेट फोर्स हो, एफ का नेट फोर्स अगर जीरो हो तब वो हम कहेंगे कि वो जो है इक्विलिब्रियम में है। इफ़ द फोर्स आर कंजर्वेटिव देन एफ, हमने अभी लगाया सवाल को, एफ को माइनस डी यू अपान डी एक्स लिख सकते हैं, यानी x के सापेक्ष है तो x लिखेंगे, y है तो y लिखेंगे। इस तरह हम अलग अलग लिख सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे बच्चों, अगर हम क्या बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे बच्चों, तब लिखा जा सकता है कि F इक्वल टू जीरो, F इक्वल टू जीरो। फोर्स क्या होगा यहाँ पर, जीरो होगा, तब हम क्या लिख सकते हैं, सो लिख सकते हैं माइनस डी यू अपान डी एक्स, माइनस डी यू अपान डी एक्स बराबर भी जीरो हो जाएगा। अथवा हम इसको क्या लिख सकते हैं कि डी यू अपान डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं, यानी जो उसको हम लिखेंगे वो जीरो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर u और r का ग्राफ अगर हम बनाएंगे तब इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होगा कि या तो पोटेंशियल एनर्जी जो है कांस्टेंट होगी, क्या कह सकते हैं, या तो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट में जीरो होगा, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम होगी किस पोजीशन पे, यानी मैक्सिमम हम लिख सकते हैं, और जो है क्या लिख सकते हैं, मिनिमम लिख सकते हैं। तो इस तरह जो है हम इसको समझ सकते हैं। तो ये तीनों फेज को हम इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ है, स्टेबल जैसे बना हुआ है, ये स्टेबल पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम हमारा तीन प्रकार के हैं, जैसे यहाँ पर देखो बना है, स्टेबल हमारा कितना है, तीन प्रकार के हैं। तो अगर इस कंडीशन पे अगर है तो हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, अगर ऊपर रखा है तो इसको हम कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और इसको हम कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी बच्चों कि जो हम बताना चाह रहे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, कि कोई पार्टिकल्स जो है इक्विलिब्रियम में है, अपने आप जो है भागेगा नहीं या गिरेगा नहीं। अब इसकी बात हम करेंगे, कोलिजन की बात करेंगे। कोलिजन में हम पढ़ेंगे बच्चों कि व्हेन द एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम, जब कोई मोमेंटम हम चेंज करते हैं तो टेक प्लेस बिटवीन टू फिजिकल बॉडीज, दो फिजिकल बॉडीज, देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स। कहने का मतलब है कि एक्सचेंज अगर मोमेंटम का होगा तो वो फिजिकल बॉडीज ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स होगा,
इट इज डिफाइंड एज कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज। इसको हम दो बॉडी के बीच में कोलिजन को डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इस फिगर को कोलिजन को अगर हम इस तरह समझें कि ये वाला जो है इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है, और इसको हम मान रहे हैं कि u1 वेलोसिटी है, इसको u2 वेलोसिटी मानते हैं, और ये मानते हैं कि u1 जो है ग्रेटर दैन है u2 से, तो कुछ देर के बाद यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कोलिजन कर जाएगा। यहाँ पर जब कोलिजन करेगा, इसको मास को हम अलग अलग मान ले चाहें तो यहाँ पर कोलिजन करेगा तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, घट बढ़ सकती है, यानी ये v1 हो जाएगा और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। उसी की यहाँ पर हम बात करेंगे, मोमेंटम कैन ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर, यानी मोमेंटम का ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे में होगा। यानी म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स, यानी म्यूचुअल इंट्रैक्शन फोर्स ओनली इंटरनल फोर्स से होगा, डज नॉट मैटर वेदर विथ फिजिकल कांटेक्ट और नॉट। कहने का मतलब है कि यह निर्भर नहीं करेगा कि उससे फिजिकल कांटेक्ट हुआ अथवा नहीं हुआ। तो इस केस को हम ये समझेंगे कि जैसे हम क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम जब देखते हैं कि न्यूक्लियस के समीप जब आता है तब क्या होता है कि उसमें एक रिपल्सन लगता है तो दूर भाग जाता है। तो यहाँ पर मैटर नहीं करता है कि वो फिजिकल कांटेक्ट में आए, उसमें जो है रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन फोर्स दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, द केस ऑफ कोलिजन में इन विच फिजिकल कांटेक्ट टेक प्लेस इज नोन एज इम्पैक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम, इम्पैक्ट हम यहाँ पर बोलेंगे। ए प्रोसेस विन विच देयर चेंज इन वेलोसिटी, अगर इस प्रोसेस में उसकी वेलोसिटी बदल रही है, मोमेंटम बदल रहा है और मैकेनिकल एनर्जी भी बदल रही है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन को ही हम कोलिजन कहेंगे, इज कॉल्ड कोलिजन कहलाएगा। क्लियर हो रही बात बच्चों? कोलिजन का मतलब क्या हो रहा है कि उसके वेलोसिटी में चेंज आए, मोमेंटम में चेंज आए और मैकेनिकल एनर्जी और डायरेक्शन ड्यू टू म्यूचुअल इंट्रैक्शन जो होगा उसी को हम लोग कोलिजन बोलेंगे। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे बच्चों, एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल्स में लिखा है कोलिजन में, जैसे यहाँ फॉर ए कोलिजन बना है, यहाँ पर लिखा है फॉर ए कोलिजन में इट इज़ नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है, कम्स इन कांटेक्ट में आए। फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे, एन अल्फा पार्टिकल कमिंग टूवर्ड द न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस के पास आता है अल्फा पार्टिकल्स, जब न्यूक्लियस के पास आएगा तब एंड गोइंग अवे इन सम डायरेक्शन, तो कुछ दूसरे डायरेक्शन में वो दूर चला जाएगा, तो वो संपर्क में नहीं आया लेकिन उसको भी हम कोलिजन कहेंगे कि कोलिजन हुआ है। तो इस तरह में हम समझेंगे बिफोर कोलिजन पार्टिकल्स कम्स क्लोजर, तो हम क्या उसमें समझेंगे कि कोलिजन होने से पहले पार्टिकल्स उसके पास आता है। जैसे हम इस तरह इसको न्यूक्लियस मान लें, अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर है, वो घूमते घूमते ऐसे आ रहा है, तो कहेंगे कोलिजन से पहले पार्टिकल्स उसके क्लोजर आएगा एंड आफ्टर कोलिजन, और जब कोलिजन हो जाएगा बच्चों तब उस कंडीशन में क्या होगा, दे रिकैड होगा और स्टिक टुगेदर, स्टिक भी हो सकता है टुगेदर और रिकैडे भी हो सकता है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, ऑल कोलिजन जो होगा वो लाइनियर मोमेंटम सदैव कंजर्व रहता है। क्या रहता है वो, लाइनियर मोमेंटम सदैव कंजर्व रहता है। तो उसी की बात हम करेंगे। तो लाइनियर कंजर्वेशन का मतलब होता है मोमेंटम का कि m1 u1 और प्लस m2 u2 बराबर कोलिजन के बाद जो होगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये सदैव जो है कंजर्व रहेगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो कोलिजन में हमारा एक ये कॉन्सेप्ट प्राप्त होगा कि ये कोलिजन से पहले का है। ये क्या है बच्चों, कोलिजन
कोलिजन, या इसको लिख लो बिफोर कोलिजन। ये बिफोर कोलिजन हो गया और ये हो गया आफ्टर कोलिजन, यानी लड़ने के बाद और लड़ने से पहले मोमेंटम। तो दोनों तरफ का मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो इस तरह हम जो है समझेंगे कि हमारा कोलिजन में कैसे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्लियर हो गई। आगे कल पढ़ेंगे बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।